अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इकरा टेलीविज़न नेटवर्क के साथ मैं आपका मेज़बान ज़ामिन अब्बास आपको अपने प्रोग्राम ख़ुद को पहचान में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि आज 14 अगस्त है और लोग अपने मुल्क की आज़ादी की खुशी मना रहे हैं और इसी तरह इकरा टेलीविज़न नेटवर्क के हेडक्वार्टर में भी आज एक अजीब ही रौनक है जिसकी एक झलक आपने सुबह की ट्रांसमिशन में देखी। इसी तरह आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम मोहम्मद सुलेमान है और यूएई में मुकीम है, जो कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो सबसे पहले सलमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। Thank you very much, and I would say that this auspicious moment, and thanks to you and thanks to whole team of Ikra News. सलमान साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइएगा कि आपने अपनी तालीमी सफ़र का आगाज़ कब किया और किन किन मराहिल से गुजर कर आज आप इस मकाम पर हैं। जी बिल्कुल, तालीमी सफ़र का आगाज़ जहाँ तक इस क्वेश्चन का ताल्लुक़ है, मैंने बेसिकली मैं रेजिडेंट हूँ साउथ पंजाब में। सही। एक तहसील है अलीपुर, वहाँ पे मैंने अपनी तालीमी सफ़र का आगाज़ किया और वहाँ से जो बेसिक एक लेवल है तालीमी जो सफ़र का, मैट्रिकुलेशन करने के बाद मैं मुल्तान में आ गया था। मुल्तान एक फेमस गवर्नमेंट कॉलेज है, इसका नाम है गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज, बट रीसेंट नेम आई थिंक गवर्नमेंट बोसन रोड कॉलेज मुल्तान है। वहाँ से एफएससी किया। एफएससी में अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरिट का एक टारगेट होता है नॉर्मल एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए, वो अचीव किया। उसके बाद फिर यूईटी लाहौर में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। सही। और वहाँ से 4 साल जो 4 इयर्स प्रोग्राम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वहाँ पे कंप्लीट किया, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सही। अच्छा सलमान साहब, ये बताइएगा कि दुनिया में इंसान बहुत कुछ पाना चाहता है और बहुत कुछ पा भी लेता है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपने चाही लेकिन आपको मिली नहीं, आपने उसके लिए स्ट्रगल की लेकिन आपको वो चीज़ हासिल नहीं हुई। जी, मैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर पाकिस्तान में तकरीबन 5 साल काम किया है एयरफोर्स का इदारा एयर वेपन्स कॉम्प्लेक्स में। और इस अभी जो करंट मेरी जो एसोसिएशन है वो भी एज अ सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल पाइपिंग पाइपलाइन वहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो डिफरेंस का है आइडिया, पाकिस्तान में काम करना और पाकिस्तान से बाहर काम करना, इसमें डिफरेंस है, डेफिनेटली है। और पाकिस्तान में काम करना मतलब आपको सिर्फ पाकिस्तान की लोकल कम्युनिटीज़ के साथ डील करना है, पाकिस्तान के जो लोकल इश्यूज़ हैं उनके साथ डील करना है। वेयर एज इफ़ यू आर वर्किंग आउटसाइड लाइक आई एम वर्किंग इन यूएई, तो वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं। dominant societies, if I mention about the UAE, dominant societies are Sri Lankan, Bengalis, Indian, Pakistanis. तो उन एज अ मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ मिल के आपको काम करना पड़ता है। वो प्रोफेशनल जो एनवायरनमेंट होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। पाकिस्तान के अगर लोकल अगर काम कर रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ डिफरेंस हैं। तो ये जो बेसिक डिफरेंस यही आ जाता है कि मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट में काम करना। उसके अलावा अगर आप पर्सनल लाइफ में आ जाते, अगर उसको देखा जाए तो पर्सनल लाइफ में डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं पाकिस्तान में, अकोमोडेशन होगी, फैमिली इश्यूज़ हो गए, बच्चों की तालीम के बारे में, ये सारी रिक्वायरमेंट्स पाकिस्तान में आपको मतलब थोड़ा सा इसको जज कर सकते हैं। पाकिस्तान में रिलेटिवली इजी है, मैनेजेबल हैं थिंग्स। तो वहाँ पे भी सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ मैनेजेबल है, बट रिलेटिवली थोड़ा हार्ड हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सही। अच्छा सलमान साहब, इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा प्रोफेशनल व्यू पॉइंट के हिसाब से कि वहाँ पे चूँकि मल्टीनेशनल कल्चर है, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो पॉजिटिव चीज़ जो वेरी प्रोमिनेंट है वो ये है कि ड्राइव फोर्स फोकस्ड होती है कि कंट्री की डेवलपमेंट में या जो भी टारगेट आपको मिला होता है उसको अचीव करने में। जबकि पाकिस्तान में हमने देखा है गवर्नमेंट ब्यूरोज़ में या इधर उधर डिफरेंट जो सेक्टर्स में जो काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे ड्राइव फोर्स मेरे ख्याल से वो थोड़ी सी फोकस्ड नहीं है। उसको चेक एंड बैलेंस के ज़रिए उसको ड्राइव फोर्स को फोकस करने के ज़रिए ज़रूरत है, ताकि ये जो ड्राइव फोर्स है या आपकी जो वर्क फोर्स है वो पाकिस्तान की प्रोग्रेस, पाकिस्तान की डेवलपमेंट फोकस्ड हो। सही। सलमान साहब, अभी हमारे माशरे में एक ट्रेंड पाया जाता है कि
लोग कहते हैं कि हमारा रोज़गार यहाँ पे ठीक नहीं है, हम बाहर जाना चाहते हैं, तो जो लोग काम के लिए बाहर आना चाहते हैं उनको आप क्या तजवीज़ करते हैं? और दूसरी बात ये कि देखा गया है कि हमारे इस सब कॉन्टिनेंट से जितने लोग जाते हैं बाहर काम करने, वो या तो ड्राइवर होते हैं या किसी मजदूर तबके में उनका शुमार होता है। तो आप जैसे कि माशाल्लाह एक बड़े ओहदे पे फायज हैं वहाँ पर, तो आप क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान का इमेज क्या प्रोमिनेंट होता है दूसरे मुल्कों में? ये क्वेश्चन एक्चुअली वास्ट है। मैं समझता हूँ कि आजकल के जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें इनकरेज किया जाना चाहिए। आजकल चूँकि आपको पता है कि ग्लोबल पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज की सिचुएशन में आ चुकी है, तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं एट प्रेजेंट टाइम दे आर कंट्रीब्यूटिंग लाइक एनीथिंग। पाकिस्तान की इकानमी को बूस्ट करने में, पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, पाकिस्तान की प्रोग्रेस में जो फॉरेन एक्सचेंज वहाँ से आता है वो पाकिस्तान के लिए आजकल यही इकनॉमिक्स जो इसको कहते हैं कि पाकिस्तान की बैकबोन है। तो इसमें इनकरेज किया जाना चाहिए डिफरेंट जितना भी सेक्टर्स हैं, राइट फ्रॉम लेबर टू द क्वालिफाइड सेक्टर्स प्रोफेशनल्स, उनको इनकरेज किया जाना चाहिए कि पाकिस्तान से बाहर आके वो काम करें। और जो तजवीज़, जहाँ तक तजवीज़ की हद है जो है, मैं उसको ऐड करना चाहूँगा कि right from labor to professional, qualified professional, they should do their homework before coming to the Exactly. country outside. And their जो उनका होमवर्क है उनकी अपनी फील्ड में भी होना चाहिए कि उनकी फील्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि एक्स्ट्रा कोई डिप्लोमा, एक्स्ट्रा कोई कोर्सेज करने चाहिए ताकि वो वहाँ पे आके उनको डिफ़िकल्टी ना हो। तो पाकिस्तान में रह के वो चीज़ को कवर करना या डिप्लोमा करना या कुछ सर्टिफिकेट करना, अपने आप को इक्विपमेंट करना, वहाँ की मार्केट के हिसाब से रिलेटिवली इजी। वहाँ पे जब आ जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो जाते हैं एक दफ़ा, तो वहाँ पे एक तरह से कंपटीशन आपका डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ, जिस तरह हमने पिछले उसमें मेंशन भी किया, वो स्टार्ट हो जाता है। फिर उसको टैकल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वेल इक्विप होके आएँ, अपनी वहाँ पे जो पर्सनल आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके हवाले से भी वेल इक्विप हो गए हैं। आपने कुछ एक्स्ट्रा कोई कोर्सेज करने हैं या सर्टिफिकेट करना है या कुछ एक्स्ट्रा स्टडी करके आना है इवन। जी बिल्कुल। उसके अलावा फैमिली लाइफ के हवाले से भी अपनी जो है वर्किंग कंप्लीट करके आए। मतलब वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स है, हाउसिंग अकोमोडेशन की क्या एक्सपेंसेस हैं, आपके डेली लाइफ की क्या एक्सपेंसेस हैं, और आपकी जो बच्चों की वहाँ पे अकोमोडेशन, सेटलमेंट, उनकी एजुकेशन, इस तरह मेडिकल ट्रीटमेंट, ये वो सारा मतलब इस तरह की एक बेसिक स्टडी कंप्लीट करके आना चाहिए। जी ठीक सलमान साहब, मतलब आपका कहना ये है कि यू आर सपोज टू गेट मैच्योर इनफ इन योर पर्सपेक्टिव फील्ड, उसके बाद आप प्रॉपर तैयार होके फॉरेन कंट्री में जाएं और वहाँ काम करें। अच्छा सलमान साहब, आप जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड से वाबस्ता हैं, तो आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में इस फील्ड को लेकर तालीमी सतह पर और अमली सतह पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि मैकेनिकल इज़ वेरी कॉमन सेइंग दैट मैकेनिकल इज़ द मदर ऑफ इंजीनियरिंग। एग्जैक्टली। और इंजीनियरिंग सेक्टर में अगर आप देखें तो किसी भी कंट्री की इकानमी को बूस्ट करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर होता है उसको आपको बूस्ट करना, उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है। आप ग्लोबल लेवल पे देख लें, जितने भी कंट्रीज़ इकोनॉमीज़ हैं विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़, जापान को देख लें आप, साउथ कोरिया को देख लें, या वेस्टर्न कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स को देख लें, चाइना इज़ वेरी प्रोमिनेंट एग्जाम्पल इन टुडे सर्कमस्टेंसेस। उन्होंने जब अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फोकस किया, उसको बूस्ट किया, उसके लिए कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को पोर इन किया मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी लेवल पे इमर्ज होना शुरू हो गया और इकोनॉमी वर्ल्ड में उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी इसकी बड़ी शदीद ज़रूरत है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, उसको थोड़ा सा टेलर करने की ज़रूरत है, मोर टुवर्ड्स अप्लाइड टेक्नोलॉजीज़। मैं अभी रिसेंटली आ रहा हूँ कुमराट वैली, जो नॉर्दर्न एरिया से, वहाँ पे मैंने देखा जगह जगह पे इतना रिसोर्सेज हैं, और जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए, और जो लोकल रिसोर्सेज हैं आपकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप अपने सिलेबस को पाकिस्तान में इस तरह अप्लाइड टेक्नोलॉजी की तरफ डाइवर्ट करने की ज़रूरत है कि ये जो टेक्नोलॉजी आपकी अप्लाइड टेक्नोलॉजीज़ हैं, लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
तो मेरे कहने का मतलब ये जो क्रक्स है इसका ये है कि जो आपका सिलेबस है या जो भी एजुकेशन है इसको ज़्यादा इंक्लाइन करने की ज़रूरत है टुवर्ड्स अप्लाइड टेक्नोलॉजी का। जी बेहतर। अच्छा सलमान साहब, आपकी ज़िंदगी का कोई दिलचस्प वाक़या जो आप हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहें तो प्लीज़। दिलचस्प वाक़या तो नहीं, मैं बस उस वाक़या का जो एक कंक्लूजन है वो मैं ज़रूर जी शेयर ज़रूर। करना चाहूँगा। वो ये है कि जो सक्सेस है वो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है एक्सेप्ट हार्ड वर्क और स्टेडफास्टनेस, मतलब पेशेंस। और मुस्तकिल मिजाजी जिसे कहते हैं, मुस्तकिल मिजाजी के साथ सख्त मेहनत एक ऐसा टूल है या एक ऐसा फार्मूला है जिससे सक्सेस कामयाबी हर सूरत में मिलती है। बाज़ औक़ात इंसान को किसी स्टेज में ऐसा लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की लेकिन उसका जो रिटर्न है या जो उसका रिज़ल्टेंट है वो उसके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है। लेकिन दूसरी स्टेज में जाके उसको ऐसा फ़ील होता है कि बंदा मतलब बड़ा सरप्राइज़ होता है कि मेरी मेहनत इतनी नहीं थी, हार्ड वर्क मैंने इतना नहीं किया लेकिन इसका रिटर्न मुझे बहुत बिल्कुल, अच्छा मिल गया। तो ये बिल्कुल। एक काउंटर बैलेंस सिस्टम है खुदावंद ताला का। तो मैं समझता हूँ कि सक्सेस जो है इंसान की जो कामयाबी है वो हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी पे और स्टेडफास्टनेस का मतलब जो रिजल्टेंट है। इंसान को मेहनत हर वक़्त जारी रखनी चाहिए। बिल्कुल, उसका बिल्कुल यही रिवॉर्ड ये नहीं कि आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं आपको वही चीज़ मिले, अगर वो ना मिली तो उससे कुछ बेहतर मिल सकता है। बेहतर मिल सकता है, मेहनत का बिल्कुल फल ज़रूर ऐसा ही मिलेगा। है। अच्छा सलमान साहब, आप इस फ़ील्ड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में आपको खुद ये एहसास हुआ था कि आप जा सकते हैं या आप किसी के मशवरे पे इस फ़ील्ड में आए थे? दोनों मैं कहूँगा इसका दोनों ही हैं कंट्रीब्यूटर्स, क्योंकि बचपन से ही मैं टॉयज़ जब होते थे हमारे ज़माने में जो कार्स हो गई या छोटे एरोप्लेन्स हो गए, मुझे बहुत शौक़ था कि इसके अंदर क्या है। मतलब ये तो ओवरऑल चलो ठीक है, प्रोडक्ट सामने नज़र आ रही है, उसको मैं ओपन करके अंदर स्टडी करने की कोशिश करता था कि क्या सही। मैकेनिज़्म है। उसको मेरी कोशिश होती थी कि इसी तरह ही असेंबल बैक करूँ, डिसमेंटल करने के बाद उसी तरह असेंबल संभल बैक करूँ बैक। कि ये किस तरह काम करता है। तो बेसिकली यही वो लॉजिक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी। तो अब मैं कह सकता हूँ कि बचपन से जो एक नेचुरल इंक्लिनेशन था मेरे अंदर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का था, तो मतलब मैंने उसको पर फोकस भी किया और उसके बाद फिर एक एजुकेशन सिस्टम में पास होते गए। एफएससी करने के बाद फिर बाई लक आल्सो जो मेरा मेरिट मैंने हिट किया वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हिट किया यूटी लाहौर में, तो वहीं से फिर ये कंटिन्यू हुआ ये सारा मतलब सिलसिला। बचपन से ही आपको मशीन्स का पोस्टमार्टम करने का शौक था और आपने उस शौक को और इंक्रीज़ किया बस और वही उसको मशीन्स हुनर का बना लिया। पोस्टमार्टम जो है वो मुझे ड्राइव करके ले आया मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सही। तरफ। ऐसा ही अच्छा सलमान साहब, जो नौजवान, जो यूथ है, वो जो इस फील्ड में आना चाहती है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल बहुत ही अच्छी फील्ड है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एक ऐसी फील्ड है, ऐसी लाइन है जिस जो कि ना सिर्फ आपकी अपनी पर्सनल जो है ग्रोथ को बहुत अच्छा कर सकती है, बल्कि आप इस फील्ड में रह के एक अच्छा काम करने के बाद पाकिस्तान या अपनी कंट्री की इकॉनमी भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो मेरा इस हवाले से मैसेज है पर्टिकुलरली इस फील्ड में, ये मैं मैसेज देना चाहूँगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये दूसरी फील्ड में रेलेवेंट नहीं है, बिल्कुल ये अप्लाइड करता है दूसरी फील्ड में, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म हो रही है और कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हर चीज़ को रेवोल्यूशनाइज करके रख दिया। तो सही। पर्टिकुलरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में मेरा ये मैसेज है यंगस्टर्स को जो इस फील्ड को मतलब अभी गेन कर रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं, कि इस फील्ड में रहते हुए थ्योरी के अलावा आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग टूल्स हैं, उसकी तरफ फोकस करने की बहुत सही। ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि वंस यू आर इक्विप्ड विद दोज टूल्स, तो आप जो इस लाइन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग लाइन में मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उसमें आपको इंट्रोड्यूस होना या पेनिट्रेट होना या जॉब हासिल करना बहुत इजी हो जाता है। सही। जी हाँ। अच्छा ना सलमान साहब, प्रोग्राम के अख्ताम में जैसे कि आज 14 अगस्त है और तमाम लोग, पूरा पाकिस्तान इस वक्त आज़ादी की खुशियाँ मना रहा है, तो बिल्कुल उनके लिए आप अगर कोई अच्छा मैसेज देना चाहें 14 अगस्त के हवाले से? बिल्कुल सबको मैं मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा आज़ादी की, और इस हवाले से मेरा मैसेज सबसे पहले अपने आप से स्टार्ट करूँगा और बाकी सब आपके इकरा न्यूज़ के जो नाजरीन हैं उन तक भी पहुँचाना चाहूँगा कि पाकिस्तान को मजबूत
और जो खुशहाल कंट्री बनाने के लिए ज़रूरी है, बहुत ही सिंपल फार्मूला है कि जो बंदा जिस पोजीशन में है, जिस लेवल में भी है, either he is student, either he is labor, either whatever the position he is holding, वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करे और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जी बिल्कुल कंप्लीट करे। अगर हो जाएगा तो तब्दीली की लहर वाकई तब्दीली में ही बदल जाएगी, कि अदरवाइज़ तब्दीली का जो मोटो है वो सिर्फ तब्दीली की लहर तक रहेगा। और तब्दीली डेफिनेटली जो चेंज है, जो रेवोल्यूशनाइज़ करना है पाकिस्तान को, उसके लिए ज़रूरी है कि हर बंदा अपनी अपनी पोजीशंस में जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उसकी जो व्हाट ही हैज़ टू डू, he should do with sincerity, he should do with his full focus। तो इसके अलावा मैं एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आजकल बड़ा कंसिस्टेंटली चल भी रहा है और मुझे मतलब पर्सनली मैं उस पर बिलीव भी करता हूँ कि पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव करने के लिए जो कमिंग डेज़ में रिक्वायरमेंट है वो वाटर रिसोर्सेज की बहुत सख्त ज़रूरत है। डैम्स में, अगर डैम्स को, पाकिस्तान की जो डैम्स हैं और इसके अलावा पाकिस्तान का जो ग्रीन एरिया है, इसको इम्प्रूव करने के लिए जितना भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मी, हमें करना चाहिए ताकि पाकिस्तान एक सॉलिड फुटिंग्स पे एक मजबूत और खुशहाल कंट्री बन सके। जी सलमान साहब, बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला और आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस अपॉर्चुनिटी। नाजरीन, सलमान साहब का एक बहुत ही अच्छा मैसेज कि तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ चुकी है या आएगी, ये बातें बात की हैं, लेकिन अगर हमने इनकलाब लाना है तो इनकलाब अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने आप को ठीक करें, माशरा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और जिस दिन आपने अपने आप को छोड़ के दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर दिया तो हमारा मुल्क और हमारी कौम इंशाअल्लाह तरक्की की राहों पर चल पड़ेगी। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान जामिन अब्बास को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में इसी अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।